गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अतीत में हुए मौखिक पारिवारिक बंटवारे को यदि आप बाद में लिखित रूप देते हैं और उसके आधार पर आप तहसीलदार नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण का आवेदन पेश करते हैं या नगर पालिका नगर निगम में नामांतरण का आवेदन पेश करते हैं, तो उस आवेदन की ड्राफ्ट किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होनी चाहिए, साथ ही वो जो अतीत में पारिवारिक बंटवारा आपके बीच में मौखिक हुआ था, उस याददाश्त पारिवारिक बंटवारे नामे की ड्राफ्ट कैसी होनी चाहिए और उसके साथ शपथ पत्र जो लगते हैं उनकी ड्राफ्ट कैसी होनी चाहिए। इन सभी की ड्राफ्ट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, स्पेशली क्योंकि ये एक बड़ी आम समस्या है। जब भी हम आवेदन पेश करते हैं तो हम सामान्य रूप से एक सिंपल सा आवेदन बना लेते हैं और आवेदन में लिख देते हैं कि हमारा आपस में बंटवारा हो गया है, इसलिए नामांतरण किया जाए। तो अक्सर ये देखने में आता है कि आपको उस दफ्तर से यह कह के वापस कर दिया जाता है कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप इसको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा कर लाएं, तब हम नामांतरण करेंगे। तो ये बड़ी ही गंभीर और एक आम समस्या है। और इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि हम हमारे आवेदन में उन कानूनी बातों को लिखना छोड़ देते हैं जिनकी वजह से वो हमें लाभ प्राप्त हो सकता था। तो आज वही कानूनी बातों के आधार पर एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है सर कि हम उन आवेदन पत्र में उन कानूनी बातों का उल्लेख करना छोड़ देते हैं। इसी वजह से हमें ये समस्या का सामना करना पड़ता है और संबंधित अधिकारी महोदय के द्वारा कहा जाता है कि इसको आप रजिस्ट्रेशन करवा के लाओ। आज मैं आपके लिए लाया हूं सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट 3 काले 1976, रोशन सिंह 1988 और रविंद्र कौर ग्रेवाल 2020 और विनीता शर्मा 2020। जी हाँ सर, ये हमारे आज के इस वीडियो के टाइटल से ही संबंधित लैंडमार्क जजमेंट है। और इन्हीं जजमेंटों का समावेश करते हुए एक आइडियल कानूनी ड्राफ्ट मैंने तैयार की है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आवेदन की ड्राफ्ट एक अनुभव के आधार पर मेरे द्वारा आपके लिए तैयार की गई है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, सभी से हो जाती है ऐसी गलती, जरूरी नहीं सर मुझसे भी हो जाती है गलती, क्योंकि हमें वो सारे पॉइंट ध्यान नहीं रहते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने उन फैसलों में दिए हैं। तो उन उन जो कानूनी पॉइंट सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा फैसले में दिए गए हैं और जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नामांतरण आवेदन की ड्राफ्ट मैंने आपके लिए तैयार की है, जो ई बुक पीडीएफ के अंदर से, जिसके मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। उसके समर्थन में लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग वो भी सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंटों के आधार पर तैयार की है, उसकी भी जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। साथ ही हम अतीत पारिवारिक बंटवारे के जो याददाश्तनामा है वो किस प्रकार से लिखें, उसकी भी कानूनी पॉइंटों के आधार पर एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने तैयार की है, सर्वोच्च न्यायालयों के फैसलों के आधार को ध्यान में रखते हुए और कानून के तहत। और उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की भी ड्राफ्टिंग लैंडमार्क सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के आधार पर मैंने तैयार की है, क्योंकि यही वो वजह है जिस वजह से हमें अक्सर परेशान होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में स्पष्ट बता दिया गया है कि यदि आपने मौखिक अतीत में बंटवारा किया है और सालों बाद उसको आपने सादे कागज पर लिख लिया, या आपने उसको टाइप करवा लिया, या नोटरी वकील साहब से आपने उसको लिखवा लिया, और आपने उसमें उन कानूनी बातों का ध्यान नहीं रखा जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लैंडमार्क जजमेंट में बताए गए हैं, तो आपको कानून का लाभ नहीं मिलेगा। आपको कानून का लाभ तभी मिलेगा जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उन सिद्धांतों का उल्लेख आपने उसके अंदर किया है। तो उन्हीं सभी आइडियल ड्राफ्टों से मैं आपका परिचय कराता हूं ई बुक पीडीएफ के अंदर से। सर मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। आइए सर, लेट्स गो सर। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये जो ई बुक पीडीएफ है उसका नाम है अतीत में हुए बंटवारे का नामांतरण कैसे कराएं, संपूर्ण प्रक्रिया, नामांतरण आवेदन, ड्राफ्ट, शपथ पत्र एवं बंटवारा नामा ड्राफ्ट एवं शपथ पत्र, और सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसले। इनका भी हवाला आपको देना है वहां पर, यदि आपकी बात को नहीं सुना जाता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में भी यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी फैसले पारित किए जाते हैं तो अधीनस्थ सभी न्यायालयों के समक्ष वो एक गाइडलाइन का कार्य करते हैं। उसके अनुसरण में, उसी के पालन में, यदि आपके प्रकरण के फैक्ट उसी के अनुसार है तो उनको उसके अनुसार कार्य करना होगा। और ये चाहे राजस्व न्यायालय हो, चाहे जुडिशली न्यायालय हो, सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें ये ई बुक है सर, जिसमें से मैं आपको आगे की जानकारी दे रहा हूं। इसका परिचय मैं वीडियो के अंत में आपको करा दूंगा, इसमें जो अध्याय दिए गए हैं। अभी हम सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं।
ताकि हमें ये पता लग सके कि आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं, और उस गलती को यदि हम सुधार लेते हैं तो हम किस प्रकार से कानून का लाभ ले सकते हैं। और अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे को सरकारी रिकॉर्ड में कैसे दर्ज करवाएं, इस पे ही सर हम चर्चा करेंगे। और जो मुख्य फैसले जो मैंने आपको बताए थे अभी वीडियो के प्रारंभ में ही, कि इन 3 स्तंभों को जो आपके हक को मजबूती देते हैं, वो नंबर 1 है काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर 1976, पारिवारिक शांति का सिद्धांत, रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988, याददाश्त मेमोरेंडम जो रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, रविंद्र कौर गिरेवाल 2020, स्टोपल बाध्यकारी सिद्धांत। सभी में एक ही चीजें सर, एक ही सिद्धांत बताए गए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1976 का जो लैंडमार्क जजमेंट है काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर, इसके 12 साल बाद रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 का प्रकरण आया था, उसमें भी सेम सिद्धांत दोहराए गए थे। उसके 44 साल बाद, 44 ईयर के बाद, रविंद्र कौर ग्रेवाल का 2020 का जो फैसला आया लैंडमार्क जजमेंट, उसमें भी काले 1976 के सिद्धांतों को ही दोहराया गया था। मैंने पिछले वीडियो भी बनाए इस पे स्पेशल, इन्हीं साइटेशनों के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाए हैं, और स्पेशल ई बुक्स भी मेरे द्वारा लिखी गई हैं, जिनकी लिंक उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, कि तहसीलदार को दिए जाने वाला जो आवेदन पत्र है, ये इसी बुक में क्या क्या मिलेगा वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये ई बुक है। ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। संविधान का अनुच्छेद 141 आर्टिकल 141 मैंने प्रारंभ में इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, और राजस्व विभाग पे भी, और जो है कि रेवेन्यू विभाग के अलावा स्टोपल का रिकॉर्ड सिद्धांत भी इसमें लागू होगा। जैसे कि रविंद्र कौर में कहा गया है कि यदि किसी पारिवारिक समझौते को पक्षकारों ने मान लिया तो राजस्व अधिकारी तहसीलदार उसे सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकता कि वह रजिस्टर्ड नहीं है, उसे सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत को मानना होगा। सबसे पहले सर मैं आपको उस आवेदन की आइडियल ड्राफ्ट से मैं परिचित कराता हूं जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार की है अनुभव के आधार पर। ये ड्राफ्टिंग आपको कहीं नहीं मिलना है सर, ना तो किसी बुक में मिलना है और ना ही किसी ई बुक में मिलना है। ये सिर्फ मेरे पीडीएफ में ही आपको प्राप्त होगी, क्योंकि विशेष तौर से मेरे द्वारा समस्याओं को देखते हुए और सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंटों के आधार पर तैयार की गई है, ताकि आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो सके। ये एक कोशिश है, दावा नहीं है सर। आइए हम अब आगे देखते हैं। आवेदन पत्र आइडल एप्लीकेशन, नामांतरण आवेदन की ड्राफ्ट है सर। नामांतरण आवेदन हालांकि एक सिंपल सी प्रोसेस है, एक कागज पर 10 छोटा सा आवेदन लिखकर दे दिया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं अतीत में हुए बंटवारे को लेकर नामांतरण की, तो समस्या सर बड़ी स्थिति विचित्र हो जाती है। और यदि हम उसमें अतीत की घटना का उल्लेख वर्तमान में ही कर देते हैं, मतलब ये दर्शा के कर देते हैं कि आज ही हमारे बीच में बंटवारा हुआ और आज ही हमारा, हम लोगों ने अपनी अपनी संपत्ति बांटी और उसके आधार पर हम नामांतरण करवाने के लिए पहुंच गए तहसीलदार कार्यालय में या नगर निगम में, तो फिर हमसे कहा जाता है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन करवा के लाइए। बिल्कुल सही कहते हैं सर वो, लेकिन अतीत में जो होता है उस अतीत को इन लैंडमार्क जजमेंटों के जरिए कानून में ही छूट दे दी गई है कि यदि आपने उसको अतीत में जो बंटवारा हुआ है और बाद में आपने उसको लिखित रूप दिया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन इन बातों को हमें आवेदन में किस प्रकार से लिखना होगा, वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा सर आप। समक्ष न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील जिला जो भी हो आपका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी या जो भी स्टेट को आप वहां लिख लें। विषय में लिखना होगा सर, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर पारिवारिक बंटवारा याददाश्तनामा, जिसको कोष्टक में मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन के अनुसार नामांतरण रिकॉर्ड सुधार करने हेतु महोदय प्रार्थी आबलिक आवेदक गण सविनय निवेदन करते हैं। नंबर 1, यह कि ग्राम जो भी है, जगह छोड़ दी आप लिख दें, कि भूमि, खसरा नंबर, रकबा प्रार्थी गण के पूर्वजों की सुअर्जित पैतृक संपत्ति है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सर, यह कि प्रार्थी गण के मध्य उक्त संपत्ति का मौखिक बंटवारा, जिसे ओरल पार्टीशन भी कहते हैं, दिनांक यहां पे आपको लिखना है, कौन सी दिनांक, पास्ट वाली, 10 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले, जो भी है, को पारिवारिक शांति हेतु आपसी सहमति से पूर्ण हो चुका है, मौखिक बंटवारा। तीसरा पॉइंट आएगा सर नामांतरण आवेदन का, यह कि उक्त पूर्व में हुए मौखिक बंटवारे की पुष्टि एवं भविष्य की याददाश्त हेतु दिनांक को, जगह छोड़ दी मैंने, यहाँ पे आपको आपकी तारीख लिखना है, दिनांक को एक पारिवारिक बंटवारा याददाश्तनामा तैयार किया गया है।
यहाँ पे आपको आपकी प्रेजेंट तारीख लिखना है, क्योंकि आप आज ही की तारीख में तैयार कर रहे हैं। पहले जो मौखिक बंटवारा हुआ था उसकी तारीख आपने ऊपर वाला पैरा में लिख दी। यहाँ पे आपको प्रेजेंट तारीख लिख देना है कि एक पारिवारिक याददाश्तनामा तैयार किया गया है पूर्व हुए मौखिक बंटवारे की पुष्टि एवं भविष्य की याददाश्त हेतु। नंबर चौथा पॉइंट आएगा सर, यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर 1976 एवं रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 के मामले में स्पष्ट किया है कि यदि दस्तावेज केवल पूर्व में हुए बंटवारे की याददाश्त मात्र हैं तो उसका पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। ये पैरा भी सर आप आवेदन में लिख दें, क्योंकि ये मामला ऐसा होता है अक्सर कि हम अलग से बताएंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन हम आवेदन में भी लिख के दे सकते हैं हम चाहें तो। पांचवा है यह कि या आप इसको अलग से जो है कि एक न्याय दृष्टांत सूची बना लें और सूची के साथ इसको कोर्ट में इन न्याय दृष्टांतों को पेश कर दें, और इसमें आप सिंपल सा साइटेशन अगर नहीं भी लिखते हैं, आप सिंपल सा हवाला देते हुए भी आप उस बात को बता सकते हैं। पांचवा है सर यह कि रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर 2020 के फैसले के अनुसार ऐसा समझौता सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी है और राजस्व अधिकारियों को इसे स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा सर आवेदन हो गया। हमने मौखिक बंटवारे के आधार पर आवेदन तैयार किया, उसके बाद 2 न्याय दृष्टांत 3 न्याय दृष्टांत जो लैंडमार्क जजमेंट है उनका हवाला भी दिया, और अंत में प्रार्थना हमने करी इसमें। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त याददाश्त नामे के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम पृथक पृथक दर्ज करने की कृपा करें। तो ये वो ड्राफ्ट है सर जो अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे के नामांतरण के लिए आवेदन हम जब देंगे तो हमें इन कानूनी बातों का उसमें ध्यान रखना जरूरी है। यदि आपने एक सिंपल सा आवेदन दे दिया और इस बात से जो मैंने अभी आपको बताया ऐसा खुलासा नहीं किया, तो आपसे यही कहेंगे कि जाइए और रजिस्ट्रेशन करवा के लाइए। तो आपकी समस्या के समाधान के लिए एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने तैयार किया। अब इसके साथ क्या शपथ पत्र की ड्राफ्ट होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आवेदन के अंत में दिनांक और आपके हस्ताक्षर यहाँ हो जाएंगे। इसके समर्थन में आप शपथ पत्र लगा दें। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए का जो भी नॉन जुडिशियल स्टाम्प है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग लगते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 200 रुपए कर दिया गया। एफिडेविट 200 रुपए के स्टाम्प पर लिखा जाएगा, कहीं 25 है, कहीं 50, कहीं 100। तो आप जिस भी स्टेट में ऑल इंडिया में, तो उस हिसाब से आप स्टाम्प पे वो एफिडेविट लिखवा के और नोटरी वकील साहब से आप उसकी नोटरी करवा लें। समक्ष तहसीलदार महोदय आ जाएगा ऊपर। आपकी जो भी तहसील है पूरे ऑल इंडिया में आप जहां भी हैं वहां पे आप इसका उल्लेख कर दें, आपका पूरा पता में, पिता, उम्र, जाति, निवासी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर सब लिख दें और बयान करते हैं कि नंबर 1 आएगा। इसमें सर मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं शब्द आप जरूर लिखें, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि, ये हर उसके आगे आएगा सर। ये जो है नंबर 1 पेरा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि, मैंने कॉपी कर लिया यहां से, या कि हम उक्त भूमि के सहस्वामी और वारिस हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में आएगा सर, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि हमारे मध्य दिनांक को जो 5 साल 10 साल पहले अतीत में पास्ट में जो बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा हुआ है और पूर्ण स्वैच्छिक है और किसी भी प्रकार के दबाव, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव से मुक्त है। उसके बाद तीसरा पैरा आएगा सर, यहां भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि हम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रविंद्र कौर ग्रेवाल में प्रतिपादित इस्टोपल के सिद्धांत से भली भांति परिचित हैं और भविष्य में इस बंटवारे को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं देंगे। यह कि याददाश्तनामे में दर्शाया गया कब्जा वास्तविक है और हम अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। और अंत में सत्यापन आएगा। हम शपथ पूर्वक सत्यापित करते हैं कि उक्त शपथ पत्र की धारा 1 से 4 मेरी निजी जानकारी में सत्य एवं सही है। ईश्वर हमारी मदद करे। और शपथकर्ता के हस्ताक्षर, और ये आपका शपथ पत्र हुआ कंप्लीट। इसको भी आप नोटरी वकील साहब से आप नोटरी करवा लें। और इसमें नोट भी लिखा है कि हमेशा याद रखें यह ड्राफ्ट तब काम करेगा जब आप इसे याददाश्तनामा मेमोरेंडम के रूप में पेश करेंगे, न कि बंटवारा विलेख के रूप में। पार्टीशन डीड यदि आपने बना के पेश कर दिया तो वो फिर आपका आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। अब हम इसमें आगे देख लेते हैं सर उस मौखिक याददाश्तनामे की ड्राफ्ट। या तो आपने सादे कागज पर लिखा है, या सादे कागज की बजाय आपने टाइप करवा कर नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा लिया है, तो उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, ये बेसिक चीज है सर। यदि आपने इस ड्राफ्टिंग में गलती कर दी तो भी आपसे कहा जाएगा कि आप जाएं और इसका रजिस्ट्रेशन करवा कर लाएं। ये जो कानूनी पॉइंट हैं इनका आपको ध्यान रखना होगा। आपके लिए इसलिए स्पेशल मैंने ड्राफ्टिंग तैयार की है। अब हम इसको देख लेते हैं। अतीत के मौखिक बंटवारे की याददाश्त पुष्टि पत्र, मेमोरेंडम ऑफ पास्ट ओरल फैमिली पार्टीशन ड्राफ्ट, ये ऊपर आपको लिख देना हेडिंग में। दिनांक, स्थान और पक्षकारों का पूरा विवरण, नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी सब लिख दें आप। ये अब डिक्लेरेशन होगी इसमें, घोषणा और पुष्टि, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ।
हम सभी पक्षकार आज दिनांक को या घोषित करते हैं। दिनांक आप आज ही की डाल दें, क्योंकि आज घोषणा कर रहे हैं हम आज घोषित करते हैं। नंबर 1, यह कि हम सभी पक्षकार एक ही संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं और हमारे पिता पूर्वज जगह छोड़ दी, जो भी हैं आप उनका नाम लिख दें, के समय से ही हम पैतृक संपत्ति के संयुक्त स्वामी रहे हैं। नंबर दूसरा है यह कि आज से लगभग साल पूर्व, जो भी 10, 15, 8 साल पूर्व जो भी है आपका, हमारे बुजुर्गों और स्थानीय पंचायत की मौजूदगी में परिवार की सुख शांति हेतु मौखिक रूप से संपत्ति का पूर्ण बंटवारा कर दिया गया था। नंबर तीसरा, यह कि उस समय कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनाया गया था, परंतु उक्त मौखिक बंटवारे के तुरंत बाद ही सभी पक्षकारों ने अपने अपने आवंटित हिस्सों पर स्वतंत्र कब्जा, एक्सक्लूसिव पोजीशन प्राप्त कर लिया था। ये लैंडमार्क जजमेंटों में जो सिद्धांत बताए गए उनके आधार पर तैयार किया है सर मैंने, आप ध्यान रखिएगा। इसको आप कोई मामूली ड्राफ्ट मत समझिएगा, ये आपको हर कहीं प्राप्त भी नहीं होगी। या तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय के उन सभी फैसलों को पढ़े जो 15-20 पेज के हैं, और उसके बाद फिर आप कलम और कॉपी लेकर बैठे और आप फिर आवेदन तैयार करें। या आपकी समस्या को हल करते हुए मैंने स्पेशल ड्राफ्टिंग आप लोगों के लिए तैयार की है, ताकि आपकी कानूनी समस्या का समाधान हो सके। चौथा पैरा आएगा सर इसका पारिवारिक बंटवारे की लिखा पढ़ी का अतीत में जो हुआ था, या कि पिछले वर्षों में हम सभी पक्षकार, मतलब 20 साल से 15 साल से जो भी आपका है, जो आपने ऊपर वाले पैरा में जो आपने लिखा वही यहाँ लिखना है। हम सभी पक्षकार अपने अपने हिस्सों पर स्वतंत्र रूप से खेती आबलिक निवास कर रहे हैं और राजस्व रिकॉर्ड में भी पृथक रूप से काबिज है। हमारे बीच अधिकारों का कोई विवाद शेष नहीं है। पांचवा पैरा आएगा सर इसका, यह कि वर्तमान में भविष्य की स्पष्टता हेतु हम आज इस याददाश्त पत्र के माध्यम से उस अतीत में हुए मौखिक बंटवारे की केवल पुष्टि, कंफर्मेशन कर रहे हैं। यह दस्तावेज कोई नया बंटवारा नहीं कर रहा है। ये गौर करिएगा सर, मैंने बोल्ड अक्षरों में हाईलाइट किया हुआ इसमें, उसमें जो ड्राफ्टिंग है आप देख लें। यह दस्तावेज, मैं इसको येलो कलर से भी सर हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको स्पेशली रूप से दिखाई दे। ये देखें आप, यह दस्तावेज आज कोई नया बंटवारा नहीं कर रहा है, बल्कि पहले से चली आ रही वास्तविक स्थिति को केवल रिकॉर्ड कर रहा है। जैसा रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988, काले 1974 और रविंद्र गिरवाल 2020 में बताया गया है, द्वारा मान्य किया गया है। और नीचे फिर आपको सर आपकी उस संपत्ति का विवरण लिखना है जिसके बारे में आप बंटवारे की मांग चाहते हैं। पूरी डिटेल, खेती की जमीन है, मकान है, जो भी आप पूरी डिटेल आप लिख दें। उसके बाद पक्षकारों का हस्ताक्षर और अंगूठा और नीचे 2 गवाहों के दस्तखत होंगे। तो ये तो सर होगी हमारी ड्राफ्टिंग। अब इसमें भी कुछ मैंने महत्वपूर्ण टिप्स आप लोगों के लिए तैयार की हैं कि इस मेमोरेंडम को तैयार करते समय भाषा भूतकाल की आप रखें, पास्ट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में नहीं आना है सर आपको। यदि आप प्रेजेंट में आ गए तो फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 की उपधारा बी के तहत आपको उसे रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाना होगा। ये ही बड़ी बारीक बात है सर, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं चीजों का उल्लेख करते हुए मैंने स्पेशल ड्राफ्टिंग तैयार की है। या ना कहें कि हम आज बांट रहे हैं, बल्कि या कहें कि हम बटे हुए हैं और आज उसे कागज पर ला रहे हैं। यही बारीकी आपके दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से बचाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे तहसील या पटवारी कार्यालय में नामांतरण या रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, वह राजस्व संहिता के नियमों का पालन करना पड़ता है। और ग्रामीण संपत्ति के लिए याददाश्त पत्र के साथ आपको शपथ पत्र भी सर लगाना होंगे, तो उसकी भी ड्राफ्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समक्ष ऊपर लिखें, तहसीलदार, नायब तहसीलदार महोदय, तहसील जिला आपका जो भी हो, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं। पहले तो पूरा नाम, पिता, उम्र, जाति, निवासी आ जाएगा। उसके बाद आएगा पैरा नंबर 1, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मैं ग्राम जो भी आपका तहसील पटवारी हल्का जिला स्थित खसरा नंबर कुल रकबा हेक्टेयर वाली कृषि भूमि का सह खातेदार और स्वामी हूं। दूसरा पैरा आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त भूमि हमारे परिवार की संयुक्त पैतृक संपत्ति है, जिसका आज से लगभग वर्ष पूर्व, जो भी वर्ष हैं आपके, हमारे बुजुर्गों का एवं ग्राम पंचायत की उपस्थिति में मौखिक पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। नंबर तीसरा पैरा आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त मौखिक बंटवारे के उपरांत हम सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से पर पृथक पृथक रूप से काबिज हैं और स्वतंत्र रूप से कृषि कार्य कर रहे हैं। मेरा कब्जा खसरा नंबर रकबा के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जिस भी दिशा में हो के उस हिस्से पर है। चौथा पैरा आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त पुराने मौखिक बंटवारे की पुष्टि हेतु हमने आपसी सहमति से याददाश्त बंटवारानामा, जिसे मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं अंग्रेजी में, तैयार किया है, जिसकी प्रमाणित प्रति इस शपथ पत्र के साथ संलग्न है। यदि आपने नोटरी वकील साहब से करवाया तो आप उसकी ट्रू कॉपी भी उनसे करवा सकते हैं। ट्रू कॉपी आप लगा के पेश कर दें, ओरिजिनल आप अपने पास रख लें। पांचवा आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त बंटवारे को राजस्व रिकॉर्ड खतौनी विवरण में दर्ज करने हेतु यह शपथ पत्र प्रस्तुत है। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को उक्त खसरे के विभाजन या नामांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है।
छठा नंबर आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि यह शपथ पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 और काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर 1976 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप दिया जा रहा है। सत्यापन आ जाएगा। मैं उपरोक्त शपथकर्ता है सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 1 से 6 तक की जानकारी मेरे निजी ज्ञान में सत्य एवं सही है, इसमें कुछ भी नहीं छुपाया है। दिनांक, स्थान और शपथकर्ता के हस्ताक्षर। इसके साथ आप एक न्याय दृष्टांत सूची भी सर आप तैयार करें। उसमें जो 3 मैंने लैंडमार्क जजमेंट बताए इनको आप सर्च करके निकाल लें या बुक में से फोटोकॉपी करा लें, या आप ऑनलाइन गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे सभी लैंडमार्क जजमेंट। मेरी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर भी पूरे जजमेंट मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन ये ई बुक पीडीएफ है, इसको आप किसी भी न्यायालय में पेश नहीं कर सकते, ना ही किसी सब दफ्तर में पेश कर सकते हैं, क्योंकि एक नोट्स है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको ई बुक कहा जाता है, इसलिए मैं भी इसको ई बुक ही कहता हूँ। तो इसके अंदर से आप निकालकर ओरिजिनल बुक में से फोटोकॉपी कराकर उसकी फोटोकॉपी आप पेश कर दें। गाइडलाइन आप मेरे ई बुक पीडीएफ के अंदर से ले सकते हैं, आवेदन की ड्राफ्ट यहाँ से ले सकते हैं, शपथ पत्र की ड्राफ्ट आप ले सकते हैं, और डिक्लेरेशन जो है उसकी अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की उसकी ड्राफ्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके आधार पे इसको आपको आपके हिसाब से तैयार करना है सर। मैंने जो बताया है एक आइडियल प्रोफार्म आपको दिया है, आप आपके वकील साहब से भी सलाह मशवरा कर लें। उसके बाद इन नियमों को उसमें जरूर शामिल करते हुए आप ड्राफ्ट जरूर तैयार करें, तभी आपको इन कानूनी जो सिद्धांत हैं लैंडमार्क जजमेंटों के वो आपको उसका तभी लाभ मिल पाएगा, वरना आप इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब इसमें कुछ और मैंने जरूरी टिप्स लिखी हैं ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से, कि फोती नामांतरण के बाद अक्सर पिता की मृत्यु के बाद सभी भाइयों के नाम संयुक्त रूप से फोती नामांतरण में दर्ज हो जाते हैं, या बहन है तो बहन का भी नाम सर दर्ज होगा, क्योंकि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसकी धारा 6 में 2005 में भी अमेंडमेंट कर दिया गया है, और विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि अब बेटे भी बेटे के समान संपत्ति में बराबर अधिकारी होगी। पहले ये 2005 के पहले क्या स्थिति थी कि जो है कि पैतृक जो संपत्ति थी उसमें कोपार्सनर सिर्फ बेटा, पोता और परपोते को ही माना जाता था, बेटियों को कोई हिस्सा नहीं था उसमें। लेकिन 2005 के बाद सर स्थिति बिल्कुल बदला चुकी है। अब बेटियां भी, महिलाएं भी उनके पिता की संपत्ति में उनके भाइयों के समान ही बराबर की हिस्सेदार होंगी। तो इस वजह से उसका भी उल्लेख इसमें हमारे द्वारा समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पटवारी महोदय के द्वारा भूलवश नाम छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उससे भी हक समाप्त नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, सिविल न्यायालय है, वहां से आप डिक्लेरेशन सूट भी दाखिल कर सकते हैं, या उस जो नामांकन पटवारी महोदय के द्वारा कर दिया गया है और बहनों का नाम छोड़ दिया गया है, जानबूझ के छोड़ दिया गया है, तो उसकी नामांतरण आदेश की सर्टिफाइड कॉपी आप निकालकर एसडीएम न्यायालय में आप उसकी अपील भी कर सकते हैं, और उसकी अपील अपीलेट कोर्ट में आप उससे ऊपर भी अपील कर सकते हैं। यदि आपकी नहीं सुनी जाती है तो नियम के हिसाब से हाई कोर्ट में याचिका आखिरी में आती है, सिविल न्यायालय में आप डिक्लेरेशन का दावा लगा सकते हैं। बहुत से कानूनी रास्ते हैं सर इसमें। हम आगे बढ़ते हैं कि उस समय शपथ पत्र और याददाश्त पत्र तहसील में पेश करके आप अपनी जमीन का बंटवारा, विभाजन, पार्टीशन आसानी से करवा सकते हैं। पटवारी का रोल क्या होगा सर इसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में याददाश्त पत्र के साथ पटवारी की कब्जा रिपोर्ट भी लगनी चाहिए, लगती ही है वो तो, जो यह साबित करे कि आप वास्तव में उस हिस्से पर सालों से खेती कर रहे हैं। स्टाम्प शुल्क का मसला क्या है? क्योंकि अब पुराने बंटवारे की केवल पुष्टि है, इसलिए इस पर कोई भारी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, केवल नोटरी और मामूली हलफनामा शुल्क पर्याप्त होता है। तो ये तो सर हमारी ये जरूरी टिप हो गई। और इसी के साथ जो है कि अतीत में हुए मौखिक बंटवारे की याददाश्त शहरी क्षेत्र हेतु सर ड्राफ्टिंग भी मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख दी है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो भी इसी से मिलती जुलती है, कुछ थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन है। उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र ये मैंने इसमें नीचे लिख दिया है सर ई बुक पीडीएफ में। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये आगे जो आता है सर हमारा, ये नामांतरण हेतु शपथ पत्र इसके साथ जो लगेगा उसकी भी सर ड्राफ्टिंग मैंने इसमें बना दी है। ये स्क्रॉल कर रहा हूं मैं सर ई बुक पीडीएफ से ही आपको बता रहा हूं। इसमें क्या बिना रजिस्ट्री वाला बंटवारा मान्य है? काले 1976, रोशन सिंह 1988 के ऐतिहासिक फैसले, इसके बारे में भी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दी हुई है। और इस पे इसी टाइटल पे मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और उसकी ई बुक पीडीएफ भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत जो बताए गए उनकी सरल व्याख्या भी सर मैंने की है। ये आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूं मैं आपको ई बुक पीडीएफ से। अध्याय 2 सर यहाँ से चालू होता हमारा, ये अध्याय 2 हो गया। करा रहा हूं क्योंकि यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप मेरे इस वीडियो में देख लें पहले कि आखिर इस ई बुक पीडीएफ में क्या क्या लिखा हुआ है, और यदि उसके बाद ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको खरीदें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको ना खरीदें। जब आप इसको परचेस करने जाएंगे
तब ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये वो आपको वहां कुछ भी नहीं दिखेगा, वहां पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखेगी आपको। और जब आप 199 रुपए का भुगतान कर देंगे और जब आपकी ईमेल आईडी पर ये डाउनलोड होगी तभी आप इसको पूरा पढ़ पाएंगे। लेकिन मैं वीडियो के अंदर जानकारी इसलिए देता हूं ताकि आप खरीदने से पहले ही परिचित हो ले कि आखिर इसमें लिखा क्या है। अध्याय 1 में सर परिशिष्ट अपेंडिक्स विधिक प्रारूप, जो ऊपर मैंने अभी आपको ड्राफ्टिंग बताई थी, उससे हटके भी सर ये ड्राफ्टिंग मैंने कुछ अलग अलग जो है कि तरीके से तैयार की है ताकि आपको उसमें समझने में आसानी हो सके। अध्याय 1 में, अध्याय 2 में जो आएगा सर हमारा, ये इसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी सर लिखे हुए हैं, अध्याय 1 में हो गया। अध्याय 2 में आएगा सर पारिवारिक बंटवारा, कानूनी परिचय और आधार, ये अध्याय 2 में आ जाएगा सर। और इसी प्रकार से अध्याय 3 में जो आएगा, मैं आपको बता दूं, स्क्रॉल करके ले जा रहा हूं मैं अभी, ये अध्याय 3 हो गया सर हमारा। पारिवारिक बंटवारा कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये अध्याय नंबर 3 में है सर हमारा ई बुक पीडीएफ के। अध्याय नंबर 4 में है सर हमारा जो बंटवारा अतीत में मौखिक हो चुका है उसके आधार पर नामांतरण कैसे करवाएं, ये अध्याय 5 आएगा सर। इसके बाद हमारा बंटवारा करने के विभिन्न तरीके और संबंधित धाराएं, इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैंने दी। अध्याय 6 में आएगा याददाश्त बंटवारा नामा, मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन लैंडमार्क जो जजमेंट है उसके हवाले से जानकारी दी गई है, ये अध्याय नंबर 6 हो गया सर हमारा। नंबर 6 में सर याददाश्त बंटवारा नामा और लैंडमार्क जजमेंट, ये अध्याय 6 का है हमारा इसका टाइटल। इसकी पूरी डिटेल जानकारी इस अध्याय में मेरे द्वारा दी गई है। और इसके बाद आएगा सर हमारा अध्याय नंबर 7, ये स्क्रॉल होके ऊपर चला गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा हो गया अध्याय 6, याददाश्त बंटवारा नामा। क्या ये याददाश्त नामा की नोटरी सादे कागज की तुलना में क्या फायदे होंगे, ये मैंने इसमें पूरा लिख दिया है और इस पे मैं स्पेशल वीडियो फिर बनाऊंगा आपको, लेकिन ई बुक पीडीएफ के अंदर ये लिखा जा चुका है सर आपको। प्रकार से सर मैंने आपको ई बुक पीडीएफ से भी परिचित करा दिया है। इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 को भी परिभाषित मेरे द्वारा किया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 को भी सरल उदाहरण से इसमें मेरे द्वारा समझाया गया है। और ये जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के, उस तीनों जजमेंट जो काले 1976, रोशन सिंह 1988 और रविंद्र कौर ग्रेवाल 2020, विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020, इनको भी पूरे जजमेंट की सरल व्याख्या मेरे द्वारा इसमें की गई है। पहले पूरे जजमेंट लिखा गया है और उसके नीचे उसकी सरल व्याख्या मेरे द्वारा की गई है कम शब्दों में, ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। और इन्हीं लैंडमार्क जजमेंटों को ध्यान में रखते हुए नामांतरण आवेदन की ड्राफ्टिंग मेरे द्वारा इसमें तैयार की गई है, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताई। उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग मैंने आपके लिए तैयार की है। और साथ इन दोनों से भी बड़ी महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी बात है कि जो आप वो डिक्लेरेशन तैयार करेंगे अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की, पास्ट में हुए, वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और आवेदन भी बड़ा महत्वपूर्ण, उन कानूनी बातों को, उन कानूनी सिद्धांतों को उसमें लिखते हुए यदि आपने तैयार नहीं किया तो आप कानून का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपकी इतनी समस्याओं को दूर करने के लिए आज का मैंने वीडियो बनाया है और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी मैंने आपको दी है। यदि आपका भी मामला इसी प्रकार का है तो आप इन ड्राफ्टिंग का उपयोग करके आप आवेदन दें। आपके पहले वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें सर। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी एक आपके लिए एक शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से दी गई है। इसको किसी भी प्रकार का दावा ना माने। आप कुछ भी कार्य करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। और यदि आपको इन ड्राफ्टिंग की जरूरत है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की, तो ये मेरे ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। वहां पर आपको ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी ई बुक का नाम आपके सामने आ जाएगा और 199 भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक डाउनलोड का मैसेज आएगा। आप डाउनलोड पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या स्मार्टफोन पे जहां आप चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ के आप आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा एक की जाने वाली कोशिश है सर। और इसमें मैंने सभी चीजों का कलेक्शन आप लोगों के लिए किया है और एक अनुभव के आधार पे, मतलब ये ड्राफ्टिंग का जो मैंने तैयार की है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम दिन भर की भागदौड़ की दुनिया में या कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान भागदौड़ में हम लगे रहते हैं और जल्दबाजी में हम टाइपिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि लो आवेदन तैयार करिए आप। सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा। ऑल इंडिया में आप जितने भी वकील हैं सभी, कहीं कभी किसी कोर्ट में आवाज लग रही है, आप वहां से निकल कर आए और पता लग रहा है कि दूसरी कोर्ट में आवाज लगने वाली है आपकी, इस बीच आपके पास काफी कम समय 10 मिनट का, इस बीच आपने सोचा 15 मिनट में लो चलो इनके आवेदन की ड्राफ्टिंग हम तैयार कर लेते हैं। तो कई बार जल्दबाजी में हम महत्वपूर्ण कानूनी पॉइंटों को छोड़ देते हैं और फिर हमें वहां पे उसका फिर नुकसान जब बाद में होता है तो फिर हमारा काफी विलंब होता है। तो ये एक रेडीमेड आइडियल ड्राफ्टिंग मैंने आप लोगों के लिए उन सर्वोच्च न्यायालयों के लैंडमार्क जजमेंटों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए तैयार की है, ताकि आपका काम आसानी से हो सके। ये कोशिश है, प्रयास है सर, दावा नहीं है।
तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।